चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ कि सब खुशी हंसी से मैथमेटिक्स को आगे ले जा रहे हैं। तो कुछ पुराने सेशंस में हमने क्या किया, जो चैप्टर 3 का है लीनियर पेयर ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हम कर रहे हैं, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स के बारे में बहुत बात हो चुकी है। तो उसी का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, अभी तक क्या हुआ। अभी तक बच्चों हमने क्या किया, दो चीज़ें डिस्कस हुई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो जिसमें क्या हुआ कि एक तो हर एक लीनियर इक्वेशन जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन जब हम बात करेंगे तो उसमें इनफिनिट मैनी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो डिस्कस पुराने सेशन में भी हो चुका है, तो हम एक्चुअली उनको देख रहे थे कि ग्राफिकली कैसे वो बिहेव करते हैं। वो दो लाइन्स, कभी आपने देखा कि वन सोल्यूशन है, एक जगह पे दोनों लाइनें कट कर रही है, कहीं हमने देखा दो लाइनें पैरेलल जा रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और कहीं देखा हमने कि लाइनें जो कोइंसिडेंट हो रही है। तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बिना ग्राफ करके हमें कैसे पता चलेगा कि इनका नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये ग्राफ कैसे बनेगा आगे बिना ग्राफ किए हुए। तो हमारे पास हमने क्या किया था, ये डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। जहां पर पुराने वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो आपके पास रेशियोज है उनको कंपेयर करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे A1 by A2, if A1 by A2 is not equal to B1 B2, तो नेचर कैसे होगा, सॉल्यूशन का नेचर होगा कि इसमें एक सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि ऐसे सूरत में ग्राफ जो है ना, इनका ग्राफ ऐसे आएगा, किसी एक पॉइंट पे कटेगा, तो कंसिस्टेंट है और क्या चीज है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। अब अगर ऐसा कंडीशन है कि हमने क्या देखा कि दो इक्वेशन हमारे पास रही, ये पुरानी सेशन में डिस्कस हो चुका है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो तब कैसा नेचर होगा सॉल्यूशन का, तब बिहेव कैसे करेंगे, जो हम ग्राफ बनाएंगे, दो लाइनें कैसे बनेंगे। तो दो लाइनें नो सॉल्यूशन मीन्स दो पैरेलल लाइनें बनेंगे जो कहीं कटेंगे नहीं। जैसे आपको बताया कि भाई जो ट्रेन चलती है उसकी ट्रैक्स जो होते हैं वो वहां पे पैरेलल हो जाती है, वो फिलहाल नहीं कटती है। तो उस टाइप के जो जब लाइनें आ जाती है, ग्राफ आ जाता है, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। सोल्यूशन मीन्स, सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन ये है कि एक ऐसा पॉइंट x का और y का जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करता है जब हम उसमें वैल्यू डालते हैं x और y का। क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें हम अलजेब्रिक सॉल्यूशंस करते हैं, अलग से सॉल्यूशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट वाला हमारे पास है जब तीनों बराबर है, तीनों रेशियोज A1 by A2, A1 what is A1? A1 means the coefficient of x, 1 means from equation first, B1 means the coefficient of y and from equation 1 and C means constant। ये तो पुराना हमारे डिस्कस हो चुका है और आपने कई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे किए हैं। So if all the three pairs are equal, all the three ratios are equal, then infinite many solution can be seen। तो एक लाइन आई और उसी पे और एक लाइन बनती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं कि ये इनफिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो ये पुराना था जो आपने सेशन में किया था, उसको एक क्विक रिव्यू जोड़ने के लिए हमने फिर थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो बच्चों हम कर सकते हैं, हल्का सा देखते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 100% इसको अंडरस्टैंड किया होगा। जो एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे हम पिछले सेशंस में, उसके लिए एक क्विक रिव्यू है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent then the lines will be। अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट दो चीजें डिस्कस किया भी है, तो कह रहा है लाइन्स कैसे होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा। ये कैसे पता चलता है? ये दो शब्द है, एक है कंसिस्टेंट
और इसका अपोजिट एक है इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मीन्स जो क्या करते हैं, जिनके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन दो टाइप के हमें मिलते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ये भी कॉन्सिस्टेंट है, और ये सोल्यूशन भी मिलता है, एक लाइन आई और उसी पर हम और एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये दो लाइनें, तो फिर ये सोल्यूशन है इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। और यहां क्या है, ये है यूनिक सोल्यूशन। अब बात यह है कि ये लाइनें भी कटती है और ये लाइनें भी कटती है, ये कहां पे कटती है, हर एक पॉइंट पे इनका सोल्यूशन है। तो इसलिए इन दो लाइन्स को हम क्या कहते हैं, ये कॉन्सिस्टेंट लाइन्स है। तो कंसिस्टेंट लाइन्स क्या होती है, जो आपस में कटती है। तो कटने वाली कहां पे, एक कह रहे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये भी है, ये जो आपस में कटती है दो लाइनें, तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक पॉइंट पे भी कर सकती है, इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स पे भी कर सकती है इंटरसेक्ट। सो आपका पैरेलल, तो पैरेलल मीन्स दो लाइनें पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं, ये इनकंसिस्टेंट लाइन्स है। लेकिन क्वेश्चन आपसे मैं मांग रहा हूं, अगर लीनियर इक्वेशन कांसिस्टेंट है, बताइए लाइन्स कैसे होंगी, क्या पैरेलल होंगी? बिल्कुल, आपने देखा पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। सेकंड, ऑलवेज कोइंसिडेंट, तो क्या हमेशा यही एक ग्राफ बनेगा, क्या हमेशा दो लाइनें ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे? लेकिन हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हमेशा नहीं हो सकता है, कभी ये ऐसे भी आ सकती है और कभी ये ऐसे भी आ सकती है। इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट का मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशंस भी होगा और ये कोइंसिडेंट भी होंगे। कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर, और इसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही है, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन और इसका खाली एक सॉल्यूशन है तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज तो जनरलाइज नहीं कर सकते, हमेशा कोइंसिडेंट नहीं होगा, कभी ये ग्राफ भी बन सकता है जब कॉन्सिस्टेंट हो। तो सी वाले पार्ट पे जा सकते हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये इंटरसेक्टिंग भी है और कोइंसिडेंट भी है। और चौथा है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, खाली ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है, जब आपने देखा कंसिस्टेंट का मतलब जो है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो शब्द है, कंसिस्टेंट काटने वाली और इनकंसिस्टेंट जो कटती नहीं है, यानी कि पैरेलल है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y, ये 6x minus 3y आपके पास ये है इक्वेशन एक, इक्वेशन एक आपके पास ये है, एक इक्वेशन है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये रही, ये आपके पास 2x minus y plus 9। कह रहे ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं इसलिए एक जोड़ा मिल गया। रिप्रेजेंटेड टू लाइन्स विच आर, ये दो इक्वेशंस किस टाइप की लाइन्स बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, क्या खाली एक पॉइंट पे कटेंगे, ये दो लाइनें क्या एक पॉइंट पे कटेगा, लाइक दिस। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, क्या दो पॉइंट्स पे कटेंगे लाइनें, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसे लाइन तो बनेगी नहीं हमारी। कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे पर, और तीसरा है पैरेलल। हमने देखना है एक्चुअली, अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आपको फिर वो 3.1 एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जहां पे हम प्रिडिक्ट करते थे पहले ही कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो प्रिडिक्ट होता है जब हमारे पास A1 by A2 हो, B1 by B2 हो और C1 by C2।
ये तीन चीजें फिर क्या करते हैं, रेशियोज हम कंपेयर करते हैं, और जब आपको पता है कि अगर a1 by a2 इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर पे पहुंचने के लिए ये सब चीजें इसको डिसाइड करेंगे किस टाइप के इक्वेशन बनेंगे। सो व्हाट इज a1 हियर, तो a1 को आपको पता है द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a1 इज 6, a1 पहली इक्वेशन। व्हाट इज b1 हियर, so b1 is we have the equation is, and we must know what is a1. a1 is 6. What is b1 here, b1 is -3 and c1 is 10. In equation second, this is, let this be the second equation and this is the first equation. So 1 and 2 उसी को रिप्रेजेंट करता है। What is second equation? 2x minus y plus 9 is equal to 0. What is a2? a2 means from equation second what is the coefficient of x? Coefficient of x के साथ क्या है multiply, that is 2. So your a2 is equal to 2. What is b2? y के साथ क्या है, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 is the factor of every number, लेकिन वो 1 कैसा है, that is -1, so b2 is -1. What is c2 here? Constant term is 9. अब इनको हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चलेगा रिप्रेजेंट टू लाइनस, ये दो लाइनस का ग्राफ बनेगा, दो लाइनस को रिप्रेजेंट करेगा दो इक्वेशन, और वो दो इक्वेशन कैसे होंगे हमने देखना है कौन सा पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या करें, हम कंपेयर करेंगे। नाउ क्या, व्हाट इज a1 by a2? a1 is 6 and a2 is 2. That means 2 ones are 2 3s are, that is 3 by 1, or you can say 3. This is a1 by a2. So what is b1 by b2? What is b1? b1 is here -3 and b2 is -1. Minus cancel, 3 by 1 again 3. So here a1 by a2 is 3, again b1 by b2 is 3. So pair is equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2. लेकिन मे बी c1 by c2 भी इक्वल होगा, इसलिए उस c1 by c2 का भी हम देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। What is c1 here? c1 is 10 and c2 is 9. So आप देख सकते हैं बच्चे कि ये सब जो है ना ये बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर आ गई। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. आप देख रहे हैं a1 by a2 is 3, b1 by b2 is 3, that means this pair is equal to, but c1 by c2 has got some different value, that is 10 by 9. So in conclusion we can say this pair is equal to this ratio is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ऐसे सिचुएशन में किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, किस टाइप की लाइनें बनेगी। सो अगर होता है इसे बेटा a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइनें कटती एक खाली एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। लेकिन ये है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. सो इसका मतलब है इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मींस लाइनें कैसे बनेंगे, दो पैरेलल लाइनें आ जाएंगी। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में देखिए करेक्ट वाला ऑप्शन कौन है, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, वो हमने देखा। अगर ऐसे रिजल्ट आ जाता तो 1 पॉइंट पे डेफिनेटली एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। अगला इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जो आपने देखा 2 पॉइंट्स पे लाइनें कट रही है, तो वो भी नहीं हमारे पास। कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मींस इनफिनिट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होता है जब ये सभी बराबर होते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 आता c1 by c2, और वो भी हमारे पास नहीं है। तो खाली एक लास्ट वाला बचा ऑप्शन हमारे पास, दैट इज पैरेलल, क्योंकि दो लाइनें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा रही है, दैट मींस द टू लाइन्स आर पैरेलल। सो व्हाट इज नेक्स्ट हियर? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। चार क्वेश्चन पहले वाले सेशन में हो गए था, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ये जस्ट एक रिमाइंडर था कि एक क्विक रिव्यू था कि आपको कनेक्ट कर लेते हैं, जितना अभी तक डिस्कस हो चुका है उसको हम आगे अब कैसे अप्लाई करेंगे।
क्वेश्चन में आया हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट समझना है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मेरे पास। इस रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमने क्या करना है, वो एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है रेक्टेंगल के बारे में, उसको डिकोड करना है हमने, उसको मैथमेटिकली हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो जब हम मैथमेटिकली इसको डिकोड करने की बात करते हैं, मीन हमने दो इक्वेशन पहले सबसे, क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में जो आपके दो लाइन का क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ करना है कि दो लाइनें हम बनाए, दो लीनियर इक्वेशन बनाए, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली करके हमने उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन फिर हमारा आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर, half the perimeter, this is very important statement, half the perimeter. Do you know perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle होता है हमारे पास, this is perimeter, that is if this is length, this is breadth, this is always length and this is breadth, बिकॉज अपोजिट साइड्स, ये तो आप छोटी क्लासेस में हो गया कि लेंथ दो बराबर, ब्रेड्थ दो बराबर, अपोजिट साइड्स बराबर। अब पेरीमीटर मीन सम ऑफ द ऑल बाउंड्रीज, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मीन दो बार आया लेंथ, दो बार आई ब्रेड्थ, उसी को आप फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये है फुल पेरीमीटर, लेकिन आपको कह रहा है हाफ पेरीमीटर। अगर हाफ पेरीमीटर हम करेंगे तो हाफ इंटू पेरीमीटर, फिर हम देखते हैं कहां पहुंच रहे हैं। हाफ पेरीमीटर मीन्स हाफ, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, फाइनली जो हाफ पेरीमीटर की बात जो यहां पे हो रही है, हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर बना खाली आपके पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब फिर से देख लीजिए, पेरीमीटर आपका होता है ट्वाइस, 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स का हाफ करते हैं तो 1 टाइम बचता है, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसकी प्रोसीजर यहाँ पे। तो एक चीज पहले इसको समझना है क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो करना बहुत आसान बनता है फिर। तो सो व्हाट इज नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट इज ऑफ ए रेक्टेंगल बना है, whose length is 4 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, whose length is 4 मीटर more than its width। तो दो चीजों की बात हो रही है आपस में, लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बात कर रहा है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, वो आपको दिखाया गया, मान लीजिए ये लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है, और इसको हम L और B से भी दिखा सकते हैं, या अगर आप ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको L x से दिखा सकते हैं, x मीटर बी द लेंथ एंड y मीटर बी द ब्रेड्थ। फिर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम कैसे करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसमें हमने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x मीटर, क्योंकि मीटर में बात हो रही है आगे भी, तो लेंथ ये हो गई, और ब्रेड्थ क्या है, दैट ऑफ द ब्रेड्थ v या विड्थ जिसको आप कहते हैं b y मीटर। अभी दो चीजें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सो दो अलग टाइप के वेरिएबल हमने रखना, आइदर यू कैन पुट L एज लेंथ, B ब्रेड्थ, ये भी तो वेरिएबल है 2 टाइप के। अब हमारी आदत है, आपकी आदत है x और y में ज्यादा आप ये कन्वीनियंट रहते हैं, दैट इज वाई कि हम लेंथ को x से भी दिखा सकते हैं और y से हम ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक हो गया, दो चीजें हो गई, एक रेक्टेंगल आपके पास है और आपने क्या किया, आपने ये बताया कि चलो इसमें लेंथ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम लेंथ को x से और ब्रेड्थ को हम y से करेंगे। एक चीज जो आपने पहले हमें यहाँ पे आपने एक नई चीज डिस्कवर की, दैट इज हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर आपने देखा, दैट इज सिंपली लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसका प्रोसीजर अभी हो गया। अब इनमें से जो हमने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे कह रहा है कि whose length is 4 मीटर more than it is breadth। मान लीजिए 2 टाइप के आदमी हैं,
ये इसको कह रहा है कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास आपसे ज्यादा कुछ किताबें हैं, बुक्स मान लीजिए इन दो के पास, दो स्टूडेंट है और इनके पास नंबर ऑफ बुक्स, इसके पास भी है और इसके पास भी कुछ है। अब एक डायलॉग है यहाँ पे, डायलॉग ये है कि जो ए वाला स्टूडेंट बी वाले को कह रहा है, क्या ए वाला कह रहा है कि जितने आपके पास बुक्स है उससे भी मेरे पास 4 ज्यादा है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए इसके पास 6 किताबें हैं, 6 बुक्स हैं, और इक्वेशन का बहुत ख्याल रखना। इक्वेशन मीन्स एक तराजू है जिसको हमने बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा ना है कि इम्बैलेंस हो कि यहाँ 10 किलो आप लगा रहे हो एक पलड़े में और अगले वाले में 4 लगा रहे हो, नहीं, 10 इधर भी 10 इधर भी, तभी ये बैलेंस बन सकती है। इसी तरह इक्वेशन है तो इक्वेशन हमने बनाया, ये ए स्टूडेंट बी को कह रहा है कि जितने आपके पास है उससे भी मेरे जो ए को है, ए स्टूडेंट को आपसे 4 किताबें ज्यादा है, जितने भी आपके पास है। तो कितने के पास है और 4 ज्यादा है। अब ये है कि इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि इसके पास 4 प्लस कितना, 4 प्लस कितना ऐड करें ताकि वो 6 पे आ जाए। तो नेचुरली आप कह सकते हैं कि इसमें 2 किताबें होनी चाहिए बी वाले के पास। तब ये डायलॉग सही है, तब ये कंडीशन सही है, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट सही है कि 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। और अगले शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस वाले बच्चे के पास अगले वाले बच्चे से 4 किताबें ज्यादा है। तो मोर का मतलब है कि आप ऐड कर लो। अब तो 2 बच्चों की कहानी है, लेकिन एक्चुअली हमने कहां पे पहुंचना, हमने क्वेश्चन में देखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है। तो हम कैसे करेंगे फिर लेंथ और ब्रेड्थ में? हम लेंथ और ब्रेड्थ को हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे यहां मैंने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया ए और बी से। अब लेंथ एक्स है हमारे पास और जो हमारे पास वाई है बी एक्स मीटर और ये वाई मीटर इसकी ब्रेड्थ है जो क्वेश्चन में भी है। अब तो नेचुरली लेंथ को मैंने यहां पे बड़ा दिखाया, तो x इज ग्रेटर देन द लेंथ, द मेजरमेंट जो x की है वो ज्यादा मिलनी चाहिए किसी ब्रेड से। और x क्या भी रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है। तो कैसे क्वेश्चन हम करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन ही हमें डायरेक्ट कर रहा है कि भाई करना क्या है। तो x मीन्स लेंथ कह रहा है कि x कह रहा है कि मैं आपसे 4 ज्यादा हूं। आपसे 4 ज्यादा का मतलब है प्लस 4। लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ तो ये है, इज 4 मीटर मोर देन इट इज विड्थ। किससे? विड्थ हमारी पास क्या है? y प्लस 4। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर 1 है और 2 वेरिएबल है, x और y भी है, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, मीन इक्वेशन भी है। तो बना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन बनी, पेयर अगली बार जो है ना और एक स्टेटमेंट इसमें है, उससे हमारी और एक इक्वेशन बन जाएगी। सो हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए कि भाई सॉल्यूशन मीन्स ऐसे वैल्यूज x या y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन्स वही बात कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। सो वी ट्राई फॉर सम पॉइंटर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन टेबल इसका बनाते हैं। सॉल्यूशन टेबल मीन्स मिनिमम आप 2 पॉइंटर्स दे सकते हैं। Let this be x and this is y. So what next? Next is, अब देख लीजिए इस y का अगर हम वैल्यू कुछ दे देते हैं तो x आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर y को हम 0 मानते हैं तो x कितना बचेगा? इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वेशन ये थी, x इज इक्वल टू y के बदले में मानता हूं 0 और फिर प्लस 4। अगर देखा जाए x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इज 4, सो x 4। नेक्स्ट और दे सकते हैं, y का वैल्यू हम 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, -2 दे सकते हैं, -3, जो भी आपका मन करे आप दे सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा ऐसे इजी वैल्यूज हम ढूंढते हैं ताकि हमारा ग्राफ
इजीली हम रिप्रेजेंट इसको करें, ज्यादा लंबा भी ना हो क्योंकि हमने एक्स और वाई एक्सिस को हमने खींचना है ताकि वो ज्यादा भी उतना लंबा ना हो कि जिसपे हमें काम करना डिफिकल्ट हो। और नंबर भी ऐसे है जो इजीली हम लोकेट कर सकते हैं किसपे, नंबर लाइन पे। दैट इज वाई कि छोटे मोटे पॉइंटर से ही हम काम चलाते हैं, वैल्यू से काम चलाते हैं। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास 2 है, y को 2 दिया मतलब y हटाइए और यहां 2 लिख दीजिए, तो x कितना बना, x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज 6। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन टेबल एक इक्वेशन का। अब नेक्स्ट इक्वेशन भी बनती है, ये तो इसका हो गया कि लेंथ क्या रही है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो उसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के बाद हमारा पास एक सॉल्यूशन टेबल आया। 2 सॉल्यूशन टेबल आएंगे तो 2 लाइनें ग्राफ में बनेंगे, जो 2 लाइनें आपस में कटेंगे वो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमें लास्ट में कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इस गार्डन के डायमेंशन बता, डायमेंशन मीन 2D है, 2 डायमेंशन फिगर है, तो हमें लेंथ चाहिए और इसकी ब्रेड्थ चाहिए। अब सेकंड वाला एक तो हमने ले लिया ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, अब देखिए यहां से हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां लिखा है इज 36। सो इस स्टेटमेंट के साथ ये मिला हुआ है कि हाफ पेरीमीटर है 36। तो हाफ पेरीमीटर आपने देखा, हाफ पेरीमीटर कितना है, L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहां भी कर सकते हैं हम, ये हाफ पेरीमीटर आपका आ गया। Okay, let this be half perimeter. तो हाफ पेरीमीटर का हमारे पास हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू लिख रहा है 36। हाफ पेरीमीटर इज 36। हाफ पेरीमीटर 36। तो हाफ पेरीमीटर के लिए हमने पहले एक फॉर्मूला बनाया, तो हाफ पेरीमीटर किसके बराबर, लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। सो अगर इस हाफ पेरीमीटर के बदले हम लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। अब लेंथ को रिप्रेजेंट x कर रहा है, तो L के बदले x लिखेंगे, प्लस b ब्रेड्थ को y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b को रिप्लेस करेगा y इज इक्वल टू 36। तो इसको और एक इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब इससे भी इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, अगले वाले को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। जैसे इधर इसको जो कैलकुलेट करना, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बनती है, क्योंकि आपको खाली ये 2 जोड़ने पड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट जो भी कंडीशन होगी, और आपको अगला वाला मिलता है। तो अगले वाले पेज पे हम इसी इक्वेशन को ले चलते हैं, दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और ये क्लियर है कि हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर होता तो बनता 2y लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स लेंथ, हाफ मीन उसका हाफ कर लो तो 1 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो L को रिप्लेस x ने किया, ब्रेड्थ को y ने किया, और ये आपके पास इक्वेशन बनी। नेक्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब x इज इक्वल टू 36 प्लस y ट्रांसपोज होकर जाएगा और -1। लेट यू कंसीडर दिस एज इक्वेशन सेकंड। अब प्रोसेस वही है। अब ये वाली इक्वेशन कैसा ग्राफ बनाएगी, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, आपको चाहिए एक सॉल्यूशन टेबल, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंटर्स, क्योंकि जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपने डिस्कस किया पुराने वाले लेक्चर में भी, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर्स कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई कि हमारे पास 2 पॉइंटर्स का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे पुराने वाले क्वेश्चंस में हमने किया है ये सब चीजें। तो ये सॉल्यूशन टेबल उसी x या y को सब्स्टिट्यूट करते रहे, वैल्यू देते रहे, और आपका अगला वाला वेरिएबल आता रहेगा। अगेन y इज हियर, आपको क्या करना है कि y को कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं, और 36 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना। अगर y का 1 देंगे मीनस 36 माइनस 1 दैट इज 35। अगर हम 2 देंगे मीनस 36 माइनस 2, यानी कि y को जितना भी आप रख सकते हो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट मच फ्रॉम 36, और जो फाइनल आपका रिजल्ट बनता है तो वो वैल्यू बनेगा x का। तो जैसे आपने 8th और 9th में अभी तक किया भी होगा। सो व्हाट इज हियर, x इज y को हम मान लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंट, आपको कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करना, आसान बनाने के लिए क्या करना,
हम देते हैं y को 0 जैसे उधर भी दिया, दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर क्या है कि 36 माइनस 0 जब हम करेंगे, 36 माइनस 0 मीनस 36, इसका मतलब जो x का वैल्यू आया वो 36 आया, और y जो आपने यहाँ पे आप मान के चलते हैं y को 0 दिया। अब जब x का आप ग्राफ बना रहे हो, जब आप ग्राफ पे आप 36 पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ है जो बहुत बड़ा बनेगा और आपको बहुत नंबरिंग करनी पड़ेगी। उसमें भी हम क्या करते हैं 2 2 या 4 4 करके हम लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहता है अगर हम पास वाले वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे वैल्यू हम समझाते हैं, हमें 36 है, तो 36 के लिए हमने क्या करना है, हम पास वाले वैल्यू देते हैं। अगर y को मान लेते हैं 18, y को 18 मानते हैं, तो 36 माइनस 18 इज 18, x18 बन। अगर इसको 20 देते हैं y को, इसका मतलब 36 माइनस 20, तो कितना बचता है, दैट इज 16। तो ये पास में 18 x वाले एक्सिस पे और y पे 18, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। x पे आप 16 और y पे आप कितना करते हो, 20 करते हो। ये भी आपस में पास में, वो वैल्यू भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कन्वीनियंट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम पास के वैल्यू लेते हैं, ताकि एक लाइन लंबी ना खींचनी पड़ेगी और अगली वाली लाइन छोटी ना खींचनी पड़ेगी। अब दो सॉल्यूशंस हमारे पास आए। पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, पहला सॉल्यूशन हमारे पास x4y6, पहला सॉल्यूशन x4y6। अगर याद होगा दूसरा क्या आपके पास बना था, देख लेते हैं दूसरा क्या बना था। x4y6, अगला था x4 और y0 था 4062, 40 and 62, 40 and 62, ये क्वेश्चन था 40 and 62। तो पेयर बनेगी, फोर 0 and 62 बना। हाँ, ये आ गया, तो दो बना 4 0 6 and 2। ये दो पॉइंटर्स पहले वाले इक्वेशन में मिले और अगले वाले में मिला 18 18 and 16 20। जब अभी इस फॉर्मेट में रखते हो तो ये जनरल फॉर्मेट बनता है कि आप रिप्रेजेंट करते हो x को, पहला वाला वैल्यू x के लिए और अगला वाला y के लिए, पहला x के लिए y के लिए दूसरा वाला वैल्यू। अगर ऐसे भी जब आप मैथमेटिक्स करते हो, अगर आपसे भी पूछा जाए ये वैल्यूज क्या है, तो आपको भी पता है कि ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इसी तरह अगला वाला भी हम लिख सकते हैं 18 18 एक पेयर है और अगला वाला आपके पास है 16 and 20, ये है। अब इनको रिप्रेजेंट हम इस ग्राफ पे करते हैं और हम देखते हैं पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहां पे है, लेंथ कितनी हो सकती है और ब्रेड्थ कितनी हो सकती है। 4 और 0, x प्लस 4 है, प्लस जब हम ओरिजिन पे बैठते हैं, मान लीजिए मेरा ओरिजिन है 0 0 है, तो x जब दाएं चलते हैं तो प्लस, ये तो आप समझ गए हैं, 4/5 से ही हम नंबर लाइन को देखते हैं, और जब आप इधर चलते हो तो माइनस चलते हो। y का भी यही है, y का नेचर ये है कि ऊपर चलोगे तो सब पॉजिटिव्स है और नीचे चलोगे तो माइनस है। तो माइनस हमारे पास तो फिलहाल कोई वैल्यू हमने रखा ही नहीं है, सो वी हैव टू फोकस +4 मीन्स हम यहाँ पे 1, ये 2 3 एंड दिस इज 4, y4 x4 एंड y0। x4 मीन्स राइट साइड में 4 सिटअप्स, या 4 को जो रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे स्केल मैंने 2 2 करके दी है, 2 4 स्केल है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में स्क्वायर्स रहते हैं और हर स्क्वायर को आप क्या मानते हैं, आपकी मर्जी, एक स्केल बनाते हो। कभी आप ये भी करते हो 5 10 15 20, आपकी मर्जी। कभी आप अगर बड़ा स्केल है, बड़े नंबर को दिखाना है, तो आप 10 10 कर सकते हो, 50 50 कर सकते हो, 100 100 कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी छोटी स्केल है, क्योंकि वैल्यूज भी छोटे है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 करके किया है। एक बक्स को 2 माना है, एक बक्स और 2 बक्स, स्केल यही है हमारे पास। यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे 1 बक्स रिप्रेजेंट्स 2 यूनिट्स, एक बक्सा 2 यूनिट को। अगर मुझे 10
10 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब मैंने 5 स्टेप्स, 5 बॉक्से लेने, 5 स्क्वायर लेने, 1 2 3 4 एंड 5, 10 बनते। अगर मुझे आपको 12 चाहिए तो 6 बॉक्सेस चाहिए, अगर 4 चाहिए तो 2 बॉक्सेस चाहिए। तो दैट इज द सेम केस इज हियर, x इज +4 तो 4 तक पहुंचा, क्योंकि मैं वहीं रुका क्योंकि y कह रहा है 0 मीन्स ना ऊपर जाओ और ना नीचे चले जाओ। अगला वाला पॉइंट है 6 एंड 2, पहले 6 पर आ जाए, ये 6 पर आ जाए, और 2 कह रहा है कि +2 तो y पे चले जाए, ये रहा आपके पास। तो 2 पॉइंट्स आए, जब हम इस 2 पॉइंट्स को लाइन बनाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसकी इक्वेशन कहां पे है, जिसकी इक्वेशन है x = y + 4, ये इसकी इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की एक ग्राफ है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगला वाला है 18 एंड 18, x भी 18, 18 कहां पे मेरा, यहां पे, और y भी 18, 18 मेरा यहां पे है ये, और फिर है 16 एंड 20, x + 16 तो ये रहा, y + 20 मीन इस स्केल पर जाओ और 20 देखो, 16 ये एंड 20 देख लीजिए आप, ये 20, अब देख लीजिए ये 20 आपके पास, और अगर यहां से मिलाएंगे तो ये आपके पास 16 है, तो यहां से 16 और y 20। अब जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं इन 2 पॉइंट्स को, और एक लाइन बनती है, ये एक लाइन बनी, और ये लाइन किसकी है, x + y = 36 इक्वेशन। अब लाइनें खाली नहीं बनाने का मकसद था, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्वेश्चन था कि आप बताइए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल था तो कितने डायमेंशन है इसके पास, एक लेंथ है एक ब्रेडथ है, 2 ही डायमेंशन है, और लेंथ को हमने x माना था और ब्रेडथ को हमने y माना था। तो हम देखते हैं कि x क्या वैल्यू और y का वैल्यू। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हियर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इस पॉइंट को हमने देखना है कि x कितना है। सो x ये तय करेगा कि x वाली लाइन है वो कितना दूर, अगर यहां से आप देखोगे परपेंडिकुलर डालकर, डालना तो नहीं, आप बिल्कुल सही से दिख भी रहा है कि ये कितना पॉइंट दूर है इस ओरिजिन से x एक्सिस पे। तो अगर आप देखना भी चाहते हैं, वो भी एक लाइन जोड़ना चाहते हो परपेंडिकुलर टाइप की, तो आपको लग रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब y को देखा जाए, y तो ये नहीं है, ये दाएं x बाएं x, ये तो x वाली लाइन है, y ये वाला लाइन, ऊपर होगा तो प्लस वैल्यू और नीचे होगा तो माइनस वैल्यू इसका आएगा। अब y कितना, y ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, या ये सोल्यूशन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये इसको या सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देख लीजिए, ये y का कितना वैल्यू है, 16 है, तो ये आपके पास x और y मिला, मीन इज x = 20 एंड y मीन 16। तो x था क्या, x था इसकी लेंथ, किसकी, जो आपके पास एक रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल, तो ये आपके पास एक 20 आया और ब्रेडथ आपके पास 16 आया। अब हम चेक करेंगे क्या वाकई ये वैल्यू करेक्ट है हमारे पास। अब इसमें डालते हैं, एक हमारे पास ये कंडीशन थी कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। क्या 16 को और ऐड 4 करेंगे तो 20 बनता है, बिल्कुल बनता है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगली इक्वेशन आपके पास थी x = 36 - y। अब x का वैल्यू कितना आया, x आया 20, 36 को रहने दो, माइनस y कितना आया 16। क्या 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करके 20 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 36 - 16 दैट इज 20। सो दिस वैल्यू सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। एक पॉइंट है कहीं पे जो कॉमन है दोनों में, एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द पॉइंट्स, जो है यूनिक सोल्यूशन। सो हमारे पास क्वेश्चन था कि आप बताइए लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और इसकी विड्थ या ब्रेड्थ कहिए इसको, दैट इज 16 मीटर। और दोनों चीजों में आपने चेक किया है कि दोनों इक्वेशन में बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। सो बच्चे क्या हुआ कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पूरा खत्म किया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में
अगले वाले सेशन में जाएंगे। तब तक आपको कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।